द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा उपन्यास कंकाल भाग 2। अब तक आपने सुना कि जिस महात्मा की कृपा और आशीर्वाद से रंजन का जन्म हुआ था, उन्हीं के चरणों में उसे चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके माता पिता ने संतान होने के लिए ऐसी ही मनौती की थी। निष्ठुर माता पिता ने अन्य संतानों के जीवित रहने की आशा से अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा का शिष्य बना दिया। उसका गुरुद्वारे का नाम देव निरंजन हुआ। हरिद्वार में उस नवीन तपस्वी की सुख्याति पर बूढ़े बूढ़े बाबा लोग ईर्ष्या करने लगे और इधर निरंजन के मठ की भेंट पूजा बढ़ गई। परंतु निरंजन सब चढ़े हुए धन का सदुपयोग करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक किशोरी से हुई जो अपने लिए संतान होने का वर मांगने आई थी। उस किशोरी को देखकर निरंजन को अपनी बाल संगनी की याद आई, जो हुबहू उस किशोरी से मिलती जुलती थी। एक दिन मौका पाकर निरंजन ने उससे पूछा, क्या तुम वही? एक दिन मौका पाकर निरंजन ने उस किशोरी से पूछ ही लिया कि वे उसकी क्या वही बाल संगनी है, और हुआ भी वैसा ही। और वास्तव में वह किशोरी निरंजन की बाल संगनी ही निकली। एक दूसरे को पहचानने के बाद दोनों के मन में एक हलचल सी मच गई और दोनों खुशी से फूल उठे। अतीत की स्मृति, वर्तमान की कामनाएं किशोरी को भुलावा देने लगी। दुर्बल हृदय किशोरी को चक्कर आने लगा। ब्रह्मचारी के चौड़े वक्ष पर अपना सिर टेक दिया। तो अब सुनिए आगे की कहानी। 15 बरस बाद काशी में ग्रहण था। रातों में घाटों पर नहाने का बड़ा सुंदर प्रबंध था। चंद्र ग्रहण हो गया। घाट पर बड़ी भीड़ थी। आकाश में एक गहरी नीलिमा फैली। नक्षत्रों में चौगुनी चमक थी, परंतु खगोल में कुछ प्रसन्नता ना थी। देखते देखते अच्छे मित्र के समान पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश पट से धो दिया गया। धार्मिक जनता में कोलाहल मच गया। लोग नहाने, गिरने तथा भूलने भी लगे। कितनों का साथ छूट गया। विधवा रामा अब सधवा होकर अपनी कन्या तारा के साथ आई थी। भीड़ के एक ही धक्के में तारा अपनी माता तथा साथियों से अलग हो गई। यूथ से पिछड़ी हुई हिरनी के समान बड़ी बड़ी आंखों से वे इधर उधर देख रही थी। कलेजा धक धक करता था, आंखें छलछला रही थी और उसकी पुकार उस महाकोलाहल में विलीन हुई जाती थी। तारा अधीर हो गई। अब फूट फूट कर रोने लगी। एक अधेड़ स्त्री पास में खड़ी हुई तारा को ध्यान से देख रही थी। उसने पास आकर पूछा, बेटी, तुम किसको खोज रही हो? तारा का गला रुंध गया। वह उत्तर न दे सकी। तारा सुंदरी थी। होनहार सौंदर्य उसके प्रत्येक अंग में छिपा था। वह युवती हो चली थी, परंतु अनाघ्रात कुसुम के रूप में पंखुड़ियां विकसी न थीं। अधेड़ स्त्री ने स्नेह से उसे छाती से लगा लिया और कहा, मैं अभी तेरी माँ के पास पहुंचा देती हूँ। वह तो मेरी बहन है। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ, तू घबरा मत। हिंदू स्कूल का एक स्वयं सेवक पास आ गया। उसने पूछा, क्या तुम भूल गई हो? तारा रो रही थी। अधेड़ स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ, यहीं इसकी माँ है। वह भी खोजती थी, मैं लिवा ले जाती हूँ। स्वयंसेवक मंगलदेव चुप रहा। युवक छात्र एक युवती बालिका के लिए हट न कर सका। वह दूसरी ओर चला गया और तारा उसी स्त्री के साथ चली। लखनऊ संयुक्त प्रांत में एक निराला नगर है। बिजली की प्रभा से आलोकित संध्या शाम अवध की संपूर्ण प्रतिमा है। पन्ने में क्रय विक्रय चल रहा है। नीचे और ऊपर से सुंदरियों का कटाक्ष, चमकीली वस्तुओं का झलमला, फूलों के हारों का सौरभ और रसिकों के वसन में लगे हुए गंध से खेलता हुआ मुक्त पवन, यह सब मिलकर एक उत्तेजित करने वाला मादक वायुमंडल बन रहा है। मंगलदेव अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने लखनऊ आया था। उसका स्कूल आज विजयी हुआ है। कल वे लोग बनारस लौटेंगे। आज सब चौक में अपना विजयोल्लास प्रकट करने के लिए और उपयोगी वस्तु क्रय करने के लिए एकत्र हुए हैं। छात्र सभी तरह के होते हैं। उनके विनोद भी
अपने अपने ढंग के, परंतु मंगल इनमें निराला था। उसका सहज सुंदर अंग ब्रह्मचर्य और यौवन से प्रफुल्ल था। निर्मल मन का आलोक उसके मुखमंडल पर तेज बना रहा था। वह अपने एक साथी को ढूंढने के लिए चला था, परंतु वीरेंद्र ने उसे पीछे से पुकारा। वह लौट पड़ा। वीरेंद्र, अब मंगल, आज तुमको मेरी एक बात माननी होगी। मंगल, क्या बात है, पहले सुनूं भी। वीरेंद्र, नहीं, पहले तुम स्वीकार करो। मंगल, यह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसे ना करने से मुझे कष्ट होगा। वीरेंद्र, बहुत बुरी बात है, परंतु मेरी मित्रता के नाते तुम्हें करना ही होगा। मंगल, यही तो ठीक नहीं। वीरेंद्र, अवश्य ठीक नहीं, तो भी तुम्हें मानना होगा। मंगल, वीरेंद्र, ऐसा अनुरोध ना करो। वीरेंद्र, यह मेरा हठ है, और तुम जानते हो कि मेरा कोई भी विनोद तुम्हारे बिना असंभव है, निस्सार है। देखो, तुमसे स्पष्ट कहता हूं, उधर देखो, वह एक बाल वैश्या है। मैं उसके पास जाकर एक बार केवल नैनाभिराम रूप देखना चाहता हूं, इससे विशेष कुछ नहीं। मंगल, यह कैसा कौतूहल, छी। वीरेंद्र, तुम्हें मेरी सौगंध, 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, हम लौट आवेंगे। चलो, तुम्हें अवश्य चलना होगा। वीरेंद्र, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूं? मंगल, क्यों? वीरेंद्र, जिसमें तुम्हारे भय से मैं विचलित ना हो सकूं, मैं उसे देखूंगा अवश्य, परंतु आगे के डर से बचाने वाला साथ रहना चाहिए। मित्र, तुमको मेरी रक्षा के लिए साथ चलना ही चाहिए। मंगल ने कुछ सोचकर कहा, चलो। परंतु क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह वीरेंद्र के साथ चल पड़ा। सीढ़ियों के ऊपर कमरे में दोनों जा पहुंचे। एक सोड़सी युवती सजे हुए कमरे में बैठी थी। पहाड़ी रूखा सौंदर्य उसके गेहुए रंग में ओतप्रोत है। सब भरे हुए अंगों में रक्त का वेगवान संचार कहता है कि इसका तारुण्य इससे कभी न छूटेगा। बीच से मिली हुई घनी बोहों के नीचे न जाने कितना अंधकार खेल रहा था। सहज नुकीली नाक उसकी आकृति की स्वतंत्र सत्ता बनाई थी। नीचे सिर किए हुए उसने जब इन लोगों को देखा, तब उस समय उसकी बड़ी बड़ी आंखों के कोने और भी खिंचे हुए जान पड़े। घने काले बालों के गुच्छे दोनों कानों के पास के कंधों पर लटक रहे थे। बाईं कपोल पर एक तिल उसकी सरल सौंदर्य को बांका बनाने के लिए पर्याप्त था। शिक्षा के अनुसार उसने सलाम किया, परंतु ये खुल गया कि अन्यमनस्क रहना उसकी स्वाभाविकता थी। मंगलदेव ने देखा कि यह तो वैश्या का सा रूप नहीं है। वीरेंद्र ने पूछा, आपका नाम? उसके गुलेनार कहने में कोई बनावट ना थी। सहसा मंगल चौंक उठा। उसने पूछा, क्या हमने तुमको कहीं और भी देखा है? यह अनहोनी बात नहीं है। कई महीने हुए काशी में ग्रहण की रात को, जब मैं स्वयं सेवक का काम कर रहा था, मुझे स्मरण होता है जैसे तुम्हें देखा हो, परंतु तुम तो मुसलमानी हो। हो सकता है कि आपने मुझे देखा हो, परंतु उस बात को जाने दीजिए, अभी अम्मा आ रही हैं। मंगलदेव कुछ कहना ही चाहता था कि अम्मा आ गई। वह विलास जीर्ण दुष्ट मुखाकृति देखते ही घृणा होती थी। अम्मा ने कहा, आइए बाबू साहब, कहिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, गुलेनार को देखने के लिए चला आया था, कहकर वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। आपकी लौंडी है, अभी तो तालीम भी अच्छी तरह नहीं लेती। क्या कहूँ बाबू साहब, बड़ी बोदी है। इसकी किसी बात पर ध्यान न दीजिएगा, अम्मा ने कहा। नहीं नहीं, इसकी चिंता ना कीजिए, हम लोग तो परदेशी हैं। यहाँ घूम रहे थे, तब तक इनकी मनमोहिनी छवि दिखाई पड़ी, चले आए, वीरेंद्र ने कहा। अम्मा ने भीतर की ओर देखकर पुकारते हुए कहा, अरे इलायची ले आ। क्या कर रहा है? अभी आया, कहता हुआ एक मुसलमान युवक चांदी की थाली में पान इलायची ले आया। वीरेंद्र ने इलायची ले ली और उसमें 2 रुपए रख दिए।
फिर मंगलदेव की ओर देखकर कहा, चलो भाई, गाड़ी का भी समय देखना होगा, फिर कभी आया जाएगा। प्रतिज्ञा भी 5 मिनट की है। अभी बैठिए भी, क्या आए और चले। फिर सक्रोध गुलेनार को देखती हुई अम्मा कहने लगी, क्या कोई बैठे और क्यों आए? तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है और ना कुछ हंसी खुशी की बातें ही करनी है। कोई क्यों ठहरे। अम्मा की त्योरियां बहुत ही चढ़ गईं। गुलेनार सिर झुकाए चुप थी। मंगलदेव जो अब तक चुप था बोला, मालूम होता है आप दोनों में बनती बहुत कम है। इसका क्या कारण है? गुलेनार कुछ बोलना ही चाहती थी कि अम्मा बीच में बोल उठी, अपने अपने भाग्य होते हैं बाबू साहब। एक ही बेटी, इतने दुलार से पाला पोसा, फिर भी न जाने क्यों रूठी ही रहती है। कहती हुई बुड्ढी के 2 बूंद आंसू भी निकल पड़े। गुलेनार की वाक शक्ति जैसे बंदी होकर तड़फड़ा रही थी। मंगलदेव ने कुछ कुछ समझा, कुछ उसे संदेह हुआ, परंतु वे संभल कर बोला, सब आप ही ठीक हो जाएगा, अभी अल्लड़पन है। अच्छा, फिर आऊंगा। वीरेंद्र और मंगलदेव उठे, सीढ़ी की ओर चले। गुलेनार ने झुककर सलाम किया, परंतु उसकी आंखें पलकों का पल्ला पसार कर करुणा की भीख मांग रही थी। चरित्रवान मंगलदेव ने जाने क्यों एक रहस्यपूर्ण संकेत किया। गुलेनार हंस पड़ी। दोनों नीचे उतर गए। मंगल, तुमने तो बड़े लंबे हाथ पैर निकाले, कहाँ तो आते ही ना थे, कहाँ ये हरकतें? वीरेंद्र ने कहा। वीरेंद्र, तुम मुझे जानते हो, परंतु मैं सचमुच यहाँ आकर फंस गया। यही तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य काहे का? यही तो काजल की कोठरी है। हुआ करे। चलो ब्यालू करके सो रहें, सवेरे की ट्रेन पकड़नी होगी। नहीं वीरेंद्र, मैंने तो कैनिंग कॉलेज में नाम लिखा लेने का निश्चय सा कर लिया है। कल मैं नहीं चल सकता, मंगल ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र जैसे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मंगल, तुम्हारा इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारा पद संकलन होगा, परंतु फिर भी मैं कंपित हो रहा हूँ। सिर नीचे किए मंगल ने कहा, और मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा करूंगा। तुम तो बचकर निकल आए, परंतु गुलेनार को बचाना होगा। वीरेंद्र, मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि यह वही बालिका है जिसके संबंध में मैं ग्रहण के दिनों में तुमसे कहता था कि मेरे देखते ही एक बालिका कुटनी के चंगुल में फंस गई और मैं कुछ ना कर सका। ऐसी बहुत सी अभागिनी इस देश में है, फिर कहाँ कहाँ तुम देखोगे? जहां जहां देख सकूंगा। सावधान। मंगल चुप रहा। वीरेंद्र जानता था कि मंगल बड़ा हठी है। यदि इस समय मैं इस घटना को बहुत प्राधान्यता ना दूं, तो संभव है वे इस कार्य से विरक्त हो जाए, अन्यथा मंगल अवश्य वही करेगा जिससे वे रोका जाए। अतः वह भी चुप रहा। सामने तांगा दिखाई दिया, उस पर दोनों बैठ गई। दूसरे दिन सबको गाड़ी पर बिठाकर अपने एक आवश्यक कार्य का बहाना कर मंगल स्वयं लखनऊ रह गया। कैनिंग कॉलेज के छात्रों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल वहीं पढ़ेगा। इसके लिए स्थान का भी प्रबंध हो गया। मंगल वहीं रहने लगा। 2 दिन बाद मंगल अमीनाबाद की ओर गया। वे पार्क की हरियाली में घूम रहा था। उसे अम्मा दिखलाई पड़ी और वही पहली बोली, बाबू साहब, आप तो फिर नहीं आए। मंगल द्विधा में पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि कुछ उत्तर ना दे, फिर सोचा, अरे मंगल, तू तो इसीलिए यहाँ रह गया है। उसने कहा, हाँ हाँ, कुछ काम में फंस गया था। आज मैं अवश्य आता, पर क्या करूं, मेरे एक मित्र साथ में हैं। वे मेरा आना जाना नहीं जानते। यदि वे चले गए तो आज ही आऊँगा, नहीं तो फिर किसी दिन। नहीं नहीं, आपको गुलेनार की कसम। चलिए, वह तो उसी दिन से बड़ी उदास रहती है। अच्छा देखो, वे चले जाएं तो आता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, फिर जब आइएगा तो उनसे कह दीजिएगा, मैं तो तुम्ही को ढूंढता रहा, इसीलिए इतनी देर हो गई, और तब तक तो 2 बातें करके चले आएंगे। कर्तव्यनिष्ठ मंगल ने विचार किया। ठीक तो है, उसने कहा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। मंगल गुलेनार की अम्मा के पीछे पीछे चला। गुलेनार बैठी हुई पान लगा रही थी। मंगलदेव को देखते ही मुस्कुराई, पर जब उसके पीछे अम्मा की मूर्ति दिखलाई पड़ी, वे जैसे भयभीत हो गई। अम्मा ने कहा, अब बाबू साहब बहुत कहने सुनने से आए हैं,
इनसे बातें करो, मैं अभी मीर साहब से मिलकर आती हूँ। देखूं क्यों बुलाया है? गुलेनार ने कहा। कब तक आओगी? आधे घंटे में, कहती हुई अम्मा सीढ़ियां उतरने लगी। गुलेनार ने सिर नीचे किए हुए पूछा, आपके लिए तो पान बाजार से मंगवाना होगा ना? मंगल ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल अपना कौतूहल मिटाने आया हूँ। क्या सचमुच सचमुच तुम वही हो जिसे मैंने ग्रहण की रात काशी में देखा था? जब आपको केवल पूछना ही है तो मैं क्या बताऊं? जब आप जान जाएंगे कि मैं वही हूं तो फिर आपको आने की कोई आवश्यकता ही ना रह जाएगी। मंगल ने सोचा, संसार कितनी शीघ्रता से मनुष्य को चतुर बना देता है। अब तो पूछने का काम भी नहीं है। क्यों? आवश्यकता ने सब पर्दा खोल दिया। तुम मुसलमानी कदापि नहीं हो। परंतु परंतु अब मैं मुसलमानी हूं। हाँ, यही तो एक भयानक बात है। और यदि मैं ना हूं? तब की तो बात ही दूसरी है। अच्छा, तो मैं वही हूं जिसका आपको भ्रम है। तुम किस प्रकार यहां आ गई हो? वे बड़ी कथा है। ये कह गुलेनार ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें आंसू से भर गई। क्या मैं सुन सकता हूं? क्यों नहीं, पर सुनकर क्या कीजिएगा? अब इतना ही समझ लीजिए कि मैं एक मुसलमानी वैश्या हूं। नहीं गुलेनार, तुम्हारा नाम क्या है? सच सच बताओ। मेरा नाम मेरा नाम तारा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। अपने पिता के साथ काशी में ग्रहण नहाने गई थी। बड़ी कठिनता से मेरा विवाह ठीक हो गया था। काशी से लौटते ही मैं एक कुल की स्वामिनी बनती, परंतु दुर्भाग्य। उसकी भरी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरज धरो तारा। अच्छा अच्छा, यह तो बताओ, यहाँ कैसे कटती है? मेरा भगवान जानता है कि कैसी कटती है। दुष्टों के चंगुल में पड़कर मेरा आहार व्यवहार तो नष्ट हो चुका। केवल केवल सर्वनाश होना बाकी है। उसमें कारण है अम्मा का लोभ, और मेरा कुछ आने वालों से ऐसा व्यवहार भी होता है कि अभी वे जितना रुपया चाहती हैं नहीं मिलता। बस इसी प्रकार बची जा रही हूँ। परंतु कितने दिन? गुलेनार सिसकने लगी। मंगलदेव ने कहा, तारा, तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल भागती? निकल कर कहाँ जाऊं? मंगलदेव चुप रह गया। वह सोचने लगा, मूढ़ समाज मूढ़ समाज इसे शरण देगा? गुलेनार ने पूछा। चुप क्यों हो गए? आप ही बताइए, निकल कर कहाँ जाऊं और क्या करूं? अपने माता पिता के पास मैं पहुंचा दूंगा, इतना मेरा काम है। बड़ी भोली दृष्टि से देखते हुए गुलेनार ने कहा, आप जहां कहें मैं चल सकती हूँ। अच्छा, पहले यह तो बताओ कि कैसे तुम काशी से यहाँ पहुंच गई हो? किसी दूसरे दिन सुनाऊंगी, अम्मा आती होंगी। अच्छा, तो आज मैं जाता हूँ। चाहिए, पर इस दुखिया का ध्यान रखिए। हाँ, अपना पता तो बताइए। मुझे कोई अवसर निकलने का मिला तो मैं कैसे सूचित करूंगी? मंगल ने एक चिट पर पता लिखकर दे दिया और कहा, मैं भी प्रबंध करता रहूंगा, जब अवसर मिले लिखना। पर एक दिन पहले। अम्मा के पैरों का शब्द सीढ़ियों पर सुनाई पड़ा और मंगल उठ खड़ा हुआ। उसके आते ही उसने 5 रुपए हाथ पर धर दिए। अम्मा ने कहा, बाबू साहब चले कहाँ, बैठिए भी। नहीं नहीं, फिर किसी दिन आऊँगा। तुम्हारी बेगम साहब तो कुछ बोलती ही नहीं, इनके पास बैठकर क्या करूँगा। मंगल चला गया। अम्मा क्रोध से दांत पीसती हुई गुलेनार को घूरने लगी। दूसरे तीसरे दिन मंगल गुलेनार के यहाँ जाने लगा, परंतु वे बहुत सावधान रहता। एक दुष्चरित्र युवक इन्हीं दिनों गुलेनार के यहाँ आता। कभी कभी मंगल की उससे मुठभेड़ हो जाती, परंतु मंगल ऐसे कैंडे से बात करता कि वह मान गया। अम्मा ने अपने स्वार्थ साधन के लिए इन दोनों में प्रतिद्वंदिता चला दी। युवक शरीर से हृष्टपुष्ट कसरती था। उसके ऊपर के होठ मसूड़ों के ऊपर ही रह गए थे। दांतों की श्रेणी सदैव खुली रहती। उसकी लंबी नाक और लाल आंखें बड़ी डरावनी और रोबीली थी।
परंतु मंगल की मुस्कुराहट पर वे भौचक सा रह जाता और अपने व्यवहार से मंगल को मित्र बनाए रखने की चेष्टा किया करता। गुलेनार अम्मा को यह दिखलाती कि वे मंगल से बहुत बोलना नहीं चाहती। एक दिन दोनों गुलेनार के पास बैठे थे। युवक ने, जो अभी अपने एक मित्र के साथ दूसरी वेश्या के यहाँ से आया था, अपनी डींग हाँकते हुए मित्र के लिए कुछ अपशब्द कहे। फिर उसने मंगल से कहा, वह न जाने क्यों उस चुड़ैल के यहाँ आता है और क्यों कुरूप स्त्रियां वेश्या बनती हैं, जब उन्हें मालूम है कि उन्हें तो रूप के बाजार में बैठना है। फिर अपनी रसिकता दिखाते हुए हंसने लगा। परंतु मैं तो आज तक यही नहीं समझता कि सुंदरी स्त्रियां क्यों वेश्या बने। संसार का सबसे सुंदर जीव क्यों सबसे बुरा काम करे। कहकर मंगल ने सोचा कि यह स्कूल की विवाद सभा नहीं है। वे अपनी मूर्खता पर चुप हो गया। युवक हंस पड़ा। अम्मा अपनी जीविका को बहुत बुरा सुनकर तन गई। गुलेनार सिर नीचा किए हंस रही थी। अम्मा ने कहा, फिर ऐसी जगह बाबू साहब आते ही क्यों हैं? मंगल ने उत्तेजित होकर कहा, ठीक है, यह मेरी मूर्खता है। युवक अम्मा को लेकर बातें करने लगा। वे प्रसन्न हुआ कि प्रतिद्वंदी अपनी ही ठोकर से गिरा। धक्का देने की आवश्यकता ही ना पड़ी। मंगल की ओर देखकर धीरे से गुलेनार ने कहा, अच्छा हुआ, पर जल्द। मंगल उठा और सीढ़ियां उतर आया। शाह मीना की समाधि पर गायकों की भीड़ है। सावन की हरियाली क्षेत्र पर और नील मेघमाला आकाश के अंचल में फैल रही है। पवन के आंदोलन से बिजली के आलोक में बादलों का हटना बढ़ना गगन समुद्र में तरंगों का सृजन कर रहा है। कभी फूही पड़ जाती है। समीर का झोंका गायकों को उन्मत्त कर देता है। उनकी इखरी तानें तिहरी हो जाती हैं। सुनने वाले झूमने लगते हैं। वेश्याओं का दर्शकों के लिए आकर्षक समारोह है। 1 घंटे रात बीत गई है। अब रसिकों के समाज में हलचल मची। बूंदें लगातार पड़ने लगी। लोग तितर बितर होने लगे। गुलेनार युवक और अम्मा के साथ आई थी। वे युवक से बातें करने लगी। अम्मा भीड़ में अलग हो गई। दोनों और आगे बढ़ गए। सहसा गुलेनार ने कहा, आह, मेरे पाँव में चटक हो गई। अब मैं एक पग नहीं चल सकती। डोली ले आओ। वह बैठ गई। युवक डोली लेने चला। गुलेनार ने इधर उधर देखा। 3 तालियां बजी। मंगल आ गया। उसने कहा, तांगा ठीक है। गुलेनार ने कहा, किधर? चलो। दोनों हाथ पकड़कर बढ़े। चक्कर देकर दोनों बाहर आ गए। तांगे पर बैठे और वे तांगे वाला कवालों की 3 जिसको दिया चाहे को दोहराता हुआ चाबुक लगाता घोड़े को उड़ा ले चला। चारबाग स्टेशन पर देहरादून जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। तांगे वाले को पुरस्कार देकर मंगल सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। सीटी बजी, सिग्नल हुआ, गाड़ी खुल गई। तारा, थोड़े भी विलंब से गाड़ी न मिलती। ठीक समय से पानी आ गया। अच्छा, यह तो कहो, मेरा पत्र कब मिला? आज 9 बजे। मैं सामान ठीक करके संध्या की बाट देख रहा था। टिकट ले लिए थे और ठीक समय पर तुमसे भेंट हुई। अगर कोई पूछेगा तो क्या कहा जाएगा? अपने वैश्यापन के 2-3 आभूषण उतार दो और किसी के पूछने पर कहना, अपने पिता के पास जा रही हूँ। ठीक पता बताना। तारा ने फुर्ती से वैसा ही किया। वे एक साधारण गृहस्थ बालिका बन गई। वहां पूरा एकांत था। दूसरे यात्री ना थे। देहरा एक्सप्रेस वेग से जा रही थी। मंगल ने कहा, तुम्हें सूझी अच्छी। उस तुम्हारी दुष्टा अम्मा को यही विश्वास होगा कि कोई दूसरा ही ले गया। हमारे पास तक तो उसका संदेह भी न पहुंचेगा। भगवान की दया से नरक से छुटकारा मिला। कैसी नीच कल्पनाओं से हृदय भरा जाता था। संध्या में बैठकर मनुष्य समाज की अशुभ कामना करना, उसे नरक के पथ की ओर चलाने का संकेत बताना, फिर उसी से अपनी जीविका। तारा, फिर भी तुमने अपने धर्म की रक्षा की। आश्चर्य। यह कभी कभी मैं भी विचारती हूँ कि संसार दूर से नगर, जनपद, शोध, श्रेणी, राजमार्ग
और अट्टालिकाओं से जितना शोभन दिखाई पड़ता है, वैसा ही सरल और सुंदर भीतर नहीं है। जिस दिन मैं अपने पिता से अलग हुई, ऐसे ऐसे निर्लज और नीच मनोवृत्तियों के मनुष्यों से सामना हुआ, जिन्हें पशु भी कहना उन्हें महिमान्वित करना है। अच्छा, यह तो कहो, तुम काशी से लखनऊ कैसे आ गई? तुम्हारे सामने जिस दुष्टा ने मुझे फंसाया, वे स्त्रियों का व्यापार करने वाली एक संस्था की कुटनी थी। मुझे ले जाकर उन सबों ने एक घर में रखा, जिसमें मेरी ही जैसी कई अभागिनें थी, परंतु उनमें सब मेरी जैसी रोने वाली न थी। बहुत सी स्वेच्छा से आई थी और कितनी ही कलंक लगने पर अपने घर वालों से मेले में छोड़ दी गई थी। मैं अलग बैठी रोती थी। उन्हीं में से कई मुझे हंसाने का उद्योग करती, कोई समझाती, कोई झिड़कियाँ सुनाती, कोई मेरी मनोवृत्ति के कारण मुझे बनाती। मैं चुप होकर सुना करती, परंतु कोई पथ निकलने का न था। सब प्रबंध ठीक हो गया था। हम लोग पंजाब भेजे जाने वाली थी। रेल पर बैठने का समय हुआ। मैं सिसक रही थी। स्टेशन के विश्राम गृह में एक भीड़ सी लग गई थी, परंतु मुझे कोई न पूछता था। यही दुष्टा अम्मा वहां आई और बड़े दुलार से बोली, चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगी। मैंने उन सबों को ठीक कर लिया है। मैं प्रसन्न हो गई। मैं क्या जानती थी कि मैं चूल्हे से निकलकर भाड़ में जाऊंगी। बात भी कुछ ऐसी थी। मुझे उपद्रव मचाते देखकर उन लोगों ने अम्मा से कुछ रुपया लेकर मुझे उसके साथ कर दिया। मैं लखनऊ पहुंची। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने भी सुना है कि पंजाब में स्त्रियों की कमी है, इसलिए और प्रांतों से वहाँ स्त्रियां भेजी जाती हैं जो अच्छे दामों पर बिकती हैं। क्या तुम भी उन्हीं के चंगुल में? हाँ, दुर्भाग्य से। स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। रजनी की गहरी नीलिमा से नभ के तारे चमक रहे थे। तारा उन्हें खिड़की से देखने लगी। इतने में उस गाड़ी में एक पुरुष यात्री ने प्रवेश किया। तारा घूंघट निकालकर बैठ गई और वे पुरुष अपना गट्ठर रखकर सोने का प्रबंध करने लगा। 2-4 क्षण में गाड़ी चली। तारा ने घूमकर देखा कि वह पुरुष मुंह फेरकर सो गया, परंतु अभी जगे रहने की संभावना थी। बातें आरंभ न हुई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप थे। फिर झपकी आने लगी। तारा ऊँघने लगी। मंगल भी झपकी लेने लगा। गंभीर रजनी के अंचल से उस चलती हुई गाड़ी पर पंखा चल रहा था। आमने सामने बैठे हुए मंगल और तारा निद्रावश होकर झूम रहे थे। मंगल का सिर टकराया, उसकी आंखें खुली। तारा का घूंघट उलट गया था। देखा तो गले का कुछ अंश कपोल, पाली और निद्रा निमीलित पद्य पलाश लोचन, जिस पर बोहों की काली सेना का पहरा था। वह न जाने क्यों उसे देखने लगा। सहसा गाड़ी रुकी और धक्का लगा। तारा मंगल देव के अंक में आ गई। मंगल ने उसे संभाल लिया। वह आंखें खोलती हुई मुस्कुराई और फिर सहारे से टिककर सोने लगी। यात्री, जो अभी दूसरे स्टेशन पर चढ़ा था, सोते सोते वेग से उठ पड़ा और सिर खिड़की से बाहर निकालकर वमन करने लगा। मंगल स्वयंसेवक था। उसने जाकर उसे पकड़ा और तारा से कहा, सुनो, लोटे में पानी होगा, दो मुझे। तारा ने जल दिया। मंगल ने यात्री का मुंह धुलाया। वे आंखों को जल से ठंडक पहुंचाते हुए मंगल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ही चाहता था कि तारा और उसकी आंखें मिल गई। तारा पैर पकड़कर रोने लगी। यात्री ने निर्दयता से झिटकार दिया। मंगल आवाक था। बाबूजी, बाबूजी, मेरा क्या अपराध? मैं तो आप ही लोगों की खोज कर रही थी। अभागिनी, खोज रही थी मुझे या किसी और को? किसको बाबूजी? बिलखते हुए तारा ने कहा। जो पास बैठा है। क्या मुझे खोजना चाहती तो एक पोस्टकार्ड न डाल देती? कलंकनी दुष्टा, मुझे जल पिला दिया। प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मंगल की समझ में आया कि वे यात्री तारा का पिता है, परंतु उसे विश्वास न हुआ कि यही तारा का पिता है।
क्या पिता भी इतना निर्दयी हो सकता है? उसे अपने ऊपर किए गए व्यंग्य का भी बड़ा दुख हुआ, परंतु क्या करे। इस कठोर अपमान को तारा का भविष्य सोचकर वह भी पी गया। उसने धीरे से सिसकती हुई तारा से पूछा, क्या क्या यही तुम्हारे पिता है? हाँ, परंतु परंतु अब क्या करूं? बाबूजी, मेरी माँ होती तो इतनी कठोरता न करती। मैं उन्हीं की गोद में जाऊंगी। तारा फूट फूट कर रो रही थी। तेरी नीचता से दुखी होकर महीनों हुए। वह मर गई, तू ना मरी, कालिक पोतने के लिए जीती रही, यात्री ने कहा। मंगल से ना रहा गया। उसने कहा, महाशय, आपका क्रोध व्यर्थ है। यह स्त्री कुचक्रियों के फेर में पड़ गई थी, परंतु इसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं पड़ा। बड़ी कठिनता से उद्धार करके मैं इसे आप ही के पास पहुंचाने के लिए जाता था। भाग्य से आप यहीं मिल गए। भाग्य नहीं, दुर्भाग्य से। घृणा और क्रोध से यात्री के मुंह का रंग बदल रहा था। तब ये किसकी शरण में जाएगी? अभागिनी की कौन रक्षा करेगा? मैं आपको प्रमाण दूंगा कि तारा निरपराधनी है। आप इसे। बीच ही में यात्री ने रोककर कहा, मूर्ख युवक, ऐसी स्वेवर्णी, ऐसी को कौन गृहस्थ अपनी कन्या कहकर सिर नीचा करेगा? तुम्हारे जैसे इसके बहुत से संरक्षक मिलेंगे। बस बस अब मुझसे कुछ ना कहो। यात्री का दंभ उसके अधरों से स्फुरित हो रहा था। तारा अधीर होकर रो रही थी और युवक इस कठोर उत्तर को अपने मन में तोल रहा था। गाड़ी बीच के छोटे स्टेशन पर नहीं रुकी। स्टेशन की लालटेनें जल रही थीं। तारा ने देखा, एक सजा सजाया घर भागकर छिप गया। तीनों चुप रहे। तारा क्रोध और ग्लानि से फूल रही थी, निराशा और अंधकार में विलीन हो रही थी। गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी। सहसा यात्री उतर गया। मंगलदेव कर्तव्य चिंता में व्यस्त था। तारा भविष्य की कल्पना कर रही थी। गाड़ी अपनी धुन में गंभीर तम का भेदन करती हुई चलने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में।